हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये लेक्चर थर्ड है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। इससे पहले हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप आप सभी को अभी तक समझ में आया होगा हमने क्या क्या कर लिया है, जितना भी कर लिया है। सो ये थर्ड लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, कुछ थ्योरी पार्ट करेंगे, देन क्वेश्चंस पे भी आएंगे। सो लेट अस बिगन। तो ये जो है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। अब इसमें एस एन क्या है? एस एन हमारा होता है अगर कोई सीक्वेंस हो। ये चीज़ मैंने पहले क्लास में ही बताई थी, लास्ट क्लास में। तो अगर ये कोई सीक्वेंस है, ये इसका nth टर्म है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा, इन सारे टर्म्स का जो सम होगा, हम उसे एस एन बोलते हैं, है ना। एस एन से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें ये टर्म निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो टर्म होगा ए एन माइनस वन, एस एन में से अगर मैं एस एन माइनस वन कर दूँ तो मेरे को ए एन मिल जाएगा। कैसे? वो देखो, अगर मेरे पास, अच्छे से समझो इसको, ये सीक्वेंस है जिसमें ये लास्ट टर्म है, ए एन जो है इसका लास्ट टर्म है ना। ये जो है एस एन है हमारा, ये जो सम है, इन सब का सम, वो हमारा एस एन है। और ये जो वाला जो सम है यहाँ तक का, ये जो है एस एन माइनस वन है ना। यहाँ तक का जो सम है इन सारे टर्म्स का, एन माइनस वन टर्म्स का सम क्या है? एस एन माइनस वन है। और एन टर्म्स का सम क्या है? एस एन है। तो अगर मेरे को ये टर्म निकालनी होगी तो मैं सारे सम में से, इन सारे टर्म्स के सम में से यहाँ तक का माइनस कर दूंगा। ये इधर वाला, ये वाला, ये वाले टर्म्स का सम मैं इनमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये वाला टर्म मिल जाएगा, है ना। तो ए एन जो है हमारा क्या हो जाएगा? एस एन माइनस वन, जो कि है ए एन, ए वन, ए टू, ए थ्री, डॉट डॉट डॉट, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस में, ये तो आपका एस एन हो गया। अब एस एन माइनस वन की वैल्यू अगर मैं रखूँ ए वन प्लस में, ए वन प्लस में ए टू प्लस में ए थ्री, डॉट डॉट डॉट, ए एन माइनस वन, तो इसमें से हम देखें तो ये सारे टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ तक बचेगा क्या? ए एन। इसलिए ऐसे ये फॉर्मूला आया है ए एन का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला कैसे आया है। बहुत छोटी सी चीज़ है बट आपको समझ में आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। ये हम बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आपको एस एन का फॉर्मूला दिया है, कुछ भी मतलब एस एन दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अगर ये गिवन है आपको, तो आप इससे ए एन निकाल सकते हैं क्लियरली। ये फॉर्मूला है आपके पास, है ना। आप एस एन में एन माइनस वन रखेंगे, ये वैल्यू निकलेगी, और एस एन माइनस ये लगा के आप ए एन निकाल लेंगे। मतलब अगर सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है तो आप क्लियरली ए एन निकाल सकते हैं, है ना। और अगर आपको ए एन पता लग गया, ए एन मतलब सारे टर्म्स, सीक्वेंस के सारे टर्म्स, अगर आपको सीक्वेंस के सारे टर्म्स पता लग जाएं तो आप इजीली इससे डी निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमें सीक्वेंस का किसी भी ए पी का सारे टर्म्स पता हैं तो हम इजीली उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? ए टू माइनस ए वन करके, या ए एन प्लस वन माइनस ए एन करके। कैसे निकलेगा ये? ए एन, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन माइनस ए एन करके, ये जो है कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। आप किसी भी दो टर्म का डिफरेंस ले लो, वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो मतलब एस एन से आप ए एन निकाल सकते हैं, ए एन से आप डी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और यही चीज़ पॉइंट्स में लिखी हुई है यहाँ पर, कि अगर आपको एस एन दिया है तो आप ये ए एन निकाल सकते हैं और ए एन से आप डी निकाल सकते हैं। कैसे? सीधा एस एन की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा ये फॉर्मूला याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको डी निकालना आता है तो फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट मैंने लिख दिया है कि अगर आपको एकदम याद करके एकदम एक सेकंड में करना है कोई क्वेश्चन, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो
जो नेक्स्ट चीज़ है, अब सम ऑफ टर्म्स। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ये डी और ये ए एन कैसे आया है, ठीक है। ऐसे ही डी भी निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला जब रखेंगे इसमें डी का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो डी का फॉर्मूला लिखा है ये, इसमें आप इनकी वैल्यू रखेंगे तो आप इजीली एस एन के टर्म्स में डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड इज द सेम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ पे, सीक्वेंस है 3 6 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक 30 तक ये सीक्वेंस जा रहा है, और ये एक एपी है, ये सीक्वेंस एक एपी है, सबके बीच में 3 3 का डिफरेंस है ना, ये एक एपी है। तो अगर एक एपी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म होगा और लास्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म मतलब A1 प्लस लास्ट टर्म मतलब AN, इनका जो सम आएगा वो इक्वल होगा सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के सम के। मतलब सेकंड टर्म इसमें क्या है 6, जैसे ये फर्स्ट टर्म इसका क्या है 3 है, और लास्ट टर्म इसका क्या है 30 है, तो 3 + 30 हमारा इक्वल होगा किसके, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 6 और सेकंड लास्ट 27, इन दोनों के सम के। और ऐसे ही ये इक्वल होगा किसके, थर्ड के और थर्ड लास्ट टर्म के, 9 + 24 एंड सो ऑन अप टू 33। तो अगर कोई भी सीक्वेंस हो, इसका मतलब क्या हुआ, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, तो हम AN-2 AN-1 AN, ये कोई भी सीक्वेंस हुआ तो ये और ये टर्म मतलब A1 प्लस AN, ये और ये टर्म इक्वल होगा A2 प्लस AN-1 इक्वल टू A3 प्लस AN-2 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप, ये कहाँ यूज़ होगा, जब क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी कंडीशंस, उन कंडीशंस में यूज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको एग्जाम्पल। अब इसी पॉइंट से ही रिलेटेड है दूसरा पॉइंट, ये अगर इसमें समझ लो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुए तब क्या कंडीशन बनेगी, इस ये इक्वालिटी जो है कहाँ तक जाएगी, और अगर इवन हुआ तब कहाँ तक जाएगी। अगर समझो अगर ये ऑड हुआ, सपोज करो मैंने एक सीक्वेंस ले लिया 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सीक्वेंस ले लिया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है हमारे पास, 5 एक ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। तो इसमें हमारा जो ये जो इक्वालिटी है वो कैसे यूज़ होगी, 2 + 10 2 + 10 इक्वल होगा हमारा 4 + 8 के, 4 + 8 के इक्वल होगा हमारा 6 + 6 के, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 6। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है बना के ये पॉइंट में। मतलब अगर हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है अगर ऑड हुआ तो क्लियरली उसमें जो मिडल टर्म होगा वो सिंगल मिडल टर्म होगा, है ना। तो हम जब सम लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, पूरा मिडल टर्म एक आएगा तो वो 2 टाइम्स करना पड़ेगा हमें इस इक्वालिटी को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म लिखा है, जैसे कि हमने देखा इसमें ये एग्जांपल लिया है 5 टर्म्स का। तो 2 + 10 इक्वल होगा हमारा 4 + 8 के, जो कि इक्वल होगा मिडल टर्म आ गया। अब मिडल टर्म को मिडल टर्म के ही साथ ऐड करना पड़ेगा, तो 6 + 6 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 6, ठीक है। और इन सब का सम क्या आएगा, आप देख सकते हैं 12 आएगा, ये 12 आ रहा है, ये भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे इवन हुई तो तब क्या करेंगे, अब देखो अगर सपोज यही एग्जांपल ले लूँ 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 6 ले लिए हैं, 6 ले लिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आर 6 विच इज़ इवन। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल फॉलो द सेम इक्वालिटी, ठीक है। तो 2 + 12 क्या हो जाएगा, 2 + 12 इक्वल होगा 4 + 10 के, 4 + 10 के विच इज़ इक्वल्स टू 6 + 8, 6 + 8, ठीक है। और इन सब का सम कितना आएगा 14, आप देख सकते हैं। तो ये इक्वालिटी फॉलो हो रही है, हमने ये पॉइंट देखा, ये वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट है, ठीक है। चाहे n की वैल्यू इवन हो ऑड हो, बट उसमें डिफरेंस क्या आएगा, ऑड के केस में जो इक्वालिटी है वो
मिडिल टर्म आने तक क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म हो जाएगी बीच में जब आएंगे। और जब ऑड टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म्स कितने होंगे, इवन टर्म्स में मिडिल टर्म्स 2 होंगे। इवन के केस में मिडिल टर्म्स 2 ही होंगे, क्योंकि इवन टर्म्स है तो आप जब जैसे ही मिडिल टर्म्स तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। जैसे कि इस केस में क्या आ रहा है, 2, इस केस में 6 और 8 आपके मिडिल टर्म्स है दोनों, तो उनका सम आप क्लियरली लिख सकते हैं। बट अगर ऑड हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुए, तो मिडिल टर्म तो एक ही आएगा, तो उसको 2 टाइम्स करके ही लिखना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर 3 टर्म्स हमें एपी में दिए हों तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी सी आर इन एपी देन ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बी। तो अगर आप देखें ए बी सी अगर एपी में, तो इसका और इसका सम 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। ये हमारा इसी आइडेंटिटी से आया है। अगर आप देखें तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ किया है मैंने इस वाली का, बट इसमें हमने ऑड टर्म्स लिए हैं, 3 टर्म्स लिए हैं, तो इस आइडेंटिटी का आप यूज़ करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म, तो आपका यही बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन ऑफ ए प्लस सी, ए एंड सी, इसको मीन ऑफ ए एंड सी भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, इसको मीन ऑफ ए एंड सी। तो बी हमारा क्या हो गया, इन दोनों का मीन हो गया, ए और सी का। ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आइडेंटिटी समझ में आई होगी, कहाँ से आई है, ये पिछले पॉइंट से आई है। ठीक है, तो नाउ दीज आर सम टर्म्स ऑफ एन एपी। ये कुछ टर्म्स है एपी के, मतलब ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, एपी है। ठीक है, अब इस केस में अगर आप सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें, सारे टर्म्स में, जैसे कि यहाँ पे किया है A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के एंड सो ऑन, सब में मैं के ऐड कर रहा हूँ। और के क्या है यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है। तो इस केस में ये जो नई सीक्वेंस बनेगी, ऐसे ही ये जो नई सीक्वेंस फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, एपी होगी हमारी। ठीक है, वो क्या होगी, एपी होगी। के की वैल्यू जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे सब में, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो नया सीक्वेंस बनेगा। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, दिस इज़ अ एपी, है ना, ये एक एपी है। अगर इसमें मैं सपोज करो मैं 10 10 10 सब में ऐड कर दूँ, के की वैल्यू मैं ले लूँ 10 और सब में ऐड कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10, 4 प्लस 10, 6 प्लस 10, 8 प्लस 10 एंड सो ऑन। तो अब ये बनेगा क्या, 12 14 12 14 16 18 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। कैसे, इनमें डिफरेंस सब में सेम है, आप देखेंगे डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, अब इस एपी में अगर डी की वैल्यू 2 है तो इस एपी में भी डी की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ये तो हमें पता लग गया कि ऐड करने पे कि सीक्वेंस जो होगा एपी ही होगा, पर जो कॉमन डिफरेंस जो होगा इसमें, जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी वही कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इसमें होगी। अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी है तो यहाँ भी डी होगा इस सीक्वेंस में, इस वाले में। इसका रीज़न आपको पता ही है, इनका डिफरेंस क्या होगा, A2 - 1, क्योंकि के से के कट जाएगा, सब में कॉमन है ना, तो कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो अब ऐसे ही अगर ये टर्म्स एपी में है और मैं किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी हम ऐड कर देते हैं ना, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी कांस्टेंट से जो कि एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, नॉन ज़ीरो इसलिए क्योंकि ज़ीरो से आप करेंगे मल्टीप्लाई तो सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो मोस्टली हम ये वैल्यू नॉन ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकती है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन ज़ीरो इसलिए कि फिर ज़ीरो ले लेंगे तो आप कुछ मतलब नहीं रहेगा, ज़ीरो ही हो जाएंगे सारे टर्म्स। ठीक है, तो के की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो लें तो ये जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी होगा। अगर मैं के मल्टीप्लाई करूँ इन सारे टर्म्स में ये, तो ये जो मेरा सीक्वेंस बनेगा वो एक एपी होगा, क्योंकि ये सारे भी एपी में हैं, ये सारे टर्म्स भी एपी में हैं। देन
इसका एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं भाई, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एक एपी है। अगर ये एक एपी है और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं सपोज करो 10 का, इसमें के की वैल्यू ले लूँ 10, अब 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 20 40 60 80, है ना। इन सारे टर्म्स में मैंने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया इन सारे टर्म्स में, तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंस जब देखेंगे तो सब में सेम डिफरेंस आएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी एपी एपी हो गया। ठीक है, ये भी एक एपी दिख रहा है कि आप देखेंगे कि इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें सब में कितने का डिफरेंस, 20 का। ठीक है, बट जो चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे अगर डी आपका 2 है तो यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 10 20। ठीक है, यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो जाएगा डी में। तो ऐड करो या मल्टीप्लाई करो आपका ए पी ही बनेगा, बट एडिशन के केस में जब के आप ऐड कर रहे हैं सारे टर्म्स में, आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। बट जब के मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका अगर डी था, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, अगर अब कॉमन डिफरेंस डी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टाइम्स डी, जो आपका नया डी डैश हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, न्यू कॉमन डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स डी हो जाएगा, है ना। जैसा कि इस एग्जांपल में देखा, इसमें कॉमन डिफरेंस था 2, बट नया जो सीक्वेंस बना के मल्टीप्लाई करने के बाद, वो सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ के। उसमें डिफरेंस कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ के, विच इज़ 20। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, सो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो चीज़ है, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ ए एन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एन प्लस बी। अगर ऐसे फॉर्म में दिया है हमें, कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म हमें दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्लियरली क्या होता है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका कोफिशिएंट होता है इनका ए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दे दूँ आपको ए एन दे दूँ, समझ लो 2n+3। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि टेल मी द कॉमन डिफरेंस, भाई कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, आप क्या करेंगे, आप a1 निकालेंगे, या a1 a2 की भी ज़रूरत नहीं है, आप d कैसे निकालेंगे, an+1 माइनस an कर देंगे। an+1 क्या होगा, 2n+1 माइनस माइनस 3, एक सेकेंड, +3 माइनस 2n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2n माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, d की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो इसमें जो d की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये है क्या एक्चुअली में, ये इसका कोफिशिएंट है n का। ठीक है, तो an हमें यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा है, an प्लस बी, और n का कोफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 2, तो d जो है हमारा a हो गया, विच इज़ 2। ये जो पॉइंट में लिखा है, इस पॉइंट में जो बात लिखी है, d इज इक्वल्स टू ए क्या है, n का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे n का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियरली आप इसी को देख के बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 होगा। अगर मैं ये लिख दूँ an हमारा है 4n+7, ठीक है, तो मेरे को बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्लियरली कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा, इसका कोफिशिएंट, है ना। अगर मैं लिख दूँ an बताओ मेरा ये है -2n -3, इसमें बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा -2, क्योंकि n का कोफिशिएंट -2 है, तो जो भी n का कोफिशिएंट होगा वो आपका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। ओके, सो ऐसा ही है ये लास्ट पॉइंट, कि अगर आपका जो an है क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये तो लीनियर फॉर्म था an+b, अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे इसके कॉमन डिफरेंस के बारे में। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा देन, आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 2a, 2 टाइम्स ऑफ a।
ए इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एग्जाम्पल देता हूँ तब समझ में आएगा। सपोज करो ए एन आपका है 2n² + 3n + 2। ठीक है, ये मैंने ए एन दे दिया और मैं बोल रहा हूँ फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप निकालोगे, आपका जो तरीका होता है an+1 -an, ये सॉल्व करोगे देन निकालोगे, इसमें टाइम लगेगा। बट आप क्लियरली इसको देख के बता सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जो भी n² का कोफिशिएंट है उसका 2 टाइम्स इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। d = 2 टाइम्स ऑफ 2, 4। d की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे अब 4 आएगी, है ना। अगर मैं बोल दूँ ए एन हमारा 4n² -3n -2 है, देन इसमें d की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं d की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ a है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ n², है ना। तो n² का जो भी कोफिशिएंट होगा n² का, ठीक है, n² का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, उसका 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स 4, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स से आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। और याद भी क्या होंगे, ये कुछ कुछ पॉइंट्स तो आपको समझ जाने चाहिए कि अच्छा ये होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है, हम ऐड करेंगे कुछ टर्म्स, सारे टर्म्स में कुछ के की वैल्यू, तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला, वो ए पी ही होगा क्योंकि डिफरेंस सेम होगा। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो ए पी ही रहने वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये जो ए एन प्लस बी है, an² + bn+c है, ठीक है। इसमें आप d की वैल्यू कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसी में रख के। तो आपकी d की वैल्यू इस केस में तो a आएगी और इस केस में 2a आएगी, आप चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नाउ अगर ये किसी को नोट करने हो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप डायरेक्टली भी नोट कर सकते हो। मेरा सजेशन तो ये रहता है कि जैसे जैसे आप लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो साथ में ही नोटबुक लेके बैठो और नोट करते रहो साथ के साथ, ठीक है। उससे आपको याद रहेगा आपने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखो, अगर ये टर्म्स एपी में हैं, कोई एपी आपको गिवन है और आप उनका स्क्वायर कर दो सारे टर्म्स का, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो नया सीक्वेंस बना है वो एपी होगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर मैं आपको दे दूं 3, 6, 9, ये मेरा एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सॉरी। सो अगर ये मेरा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं बोल रहा हूँ इनका स्क्वायर कर दो सारे टर्म्स, 3², 6², 9², तो क्या ये एपी बनेगा? क्या ये एपी बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 6² - 3² करोगे तो वो क्या आएगा, 36 - 9, विच इज़ 36 - 9 27, है ना। और अगर आप 9² - 6² करोगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाला 27 है, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 81 - 36, विच इज़ 5 एंड 45, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया है वो अलग आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या आ रहा है, A2 - A1 किया तो आपका डिफरेंस आया है 27, और जब A3 - A2 किया तो आपका डिफरेंस आया ये। इसका मतलब इन सारे टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, इन सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़रूरी नहीं वो सेम आए, है ना, वो अलग भी आ सकता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम देख सकते हैं स्क्वायर करने के बाद जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग आ रहा है, तो इसलिए ये ए पी नहीं होगा, ठीक है। हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना हो। अच्छा, एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो, आप बोलोगे ये सर एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो कि ए पी बन जाए स्क्वायर करने पे, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है ए पी बने, बट ऐसा हो भी सकता है बन जाए। जैसे अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूँ 1 1 1 1, ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो डी 0 है, ठीक है। अब जब आप इन सारे टर्म्स का स्क्वायर करेंगे तो वो सेम ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 1 1, और ऐसे ऐसे करते ये सेम सीक्वेंस आ जाएगा।
तो स्क्वायर करने के बाद भी ये क्या एपी ही रहेगा, ये स्क्वायर करने के बाद भी, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा स्क्वायर करने के बाद। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एपी बने, हो भी सकता है बने, और ऐसा हो भी सकता है कि ना बने। ऐसे ही अगर कोई टर्म्स दिए हैं एपी में, तो ज़रूरी नहीं उनका प्रोडक्ट ऐसे लिखें आप वो एपी बन जाए, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके, सेम एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल लीजिए, इनको वैल्यू रख के देखिए, आप देखेंगे एपी नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये टर्म्स एक एपी दिया है आपको, ये कोई एपी दिया है, तो अगर आप स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट कर दें सबके में, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, तो ज़रूरी नहीं वो एपी बने, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं वो एपी बने, ठीक है। आप सेम एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, तो ये भी एपी नहीं बनेगा, ठीक है। एपी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस सेम ही नहीं आएगा, इस वजह से इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपको दो सीक्वेंस दे दिए, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिए अलग अलग, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, A1 A2 A3 ये एक अलग सीक्वेंस है, ये एक अलग सीक्वेंस है ना। तो ये दोनों एपी है। अगर इनके सीक्वेंस के टर्म्स को, इंडिविजुअल टर्म्स जो है कॉन्जिक्यूटिव कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं, उनको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो मेरा सीक्वेंस बनेगा नया, ये वो क्या होगा? एपी ही होगा वो भी, ठीक है। मतलब अगर मैं दो एपी ले लूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 3, एक सेकेंड, 2 4 6 8 डॉट 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 3 6 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है ना। सपोज ये एक एपी है और ये भी एक एपी है, ये दोनों अलग अलग एपी हैं। इसमें जो D1 है कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? हमारा 2 है। इसमें जो D2 है कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 3 है, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों सीक्वेंसेस को, इन दोनों एपी को ऐड कर दूं, तो मेरा जो न्यू एपी आएगा वो क्या होगा? 2 + 3 5, 6 + 4 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब आप इनके बीच का जब डिफरेंस देखेंगे ना, ये क्या आ रहा है डिफरेंस? ये डिफरेंस आ रहा है आपका 5, यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है? 5, यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है 5। इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दिस सीक्वेंस इज एपी, क्योंकि सब में डिफरेंस 5 5 5 आ रहा है, ठीक है। और ऐसा हुआ क्यों? इसमें जो डिफरेंस था वो 2 था, इसमें जो डिफरेंस था वो 3 था, तो इन दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस है वो ऐड हो जाएगा 2 + 3। तो जो आपका नया जो डी आएगा इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D1 + D2 हो जाएगा, विच इज़ 5, ठीक है। और ये सीक्वेंस जो है एपी बनेगा। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो भी आप देख सकते हैं कि सेम ही चीज़ आने वाली है। जैसे 3 6 9 12, तब भी एपी बनेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें मैं अगर माइनस कर दूं सारे टर्म्स, इसमें से माइनस कर दूं, ये बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4 एंड सो ऑन। ये एपी था, ये भी एपी था, और ये जो नया टर्म, ये जो नई सीक्वेंस आई है, ये भी एपी है, क्योंकि इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 1 1, सबके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो D1 था हमारा 3 था, इसमें जो D2 था हमारा 2 था, और जो मेरा नया D आया है वो 1 आया है। 1 कैसे आया है? क्योंकि हमने ये जो सीक्वेंस है, इसमें से ऊपर वाली सीक्वेंस में से मैंने नीचे वाली सीक्वेंस माइनस कर दी, है ना। तो इसका जो डिफरेंस होगा 3, उसमें से इसका नीचे वाले का डिफरेंस माइनस कर दो 2, विच इज़ 1, तो आपका 3 - 2 ये 1 आ जाएगा। तो D1 - D2, तो इस केस में ऐसे निकलता है इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो जाएगा सीक्वेंसेस को, अगर माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी माइनस कर देंगे, तो नया कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका। तो ये पॉइंट था कि आपका ये भी एक एपी ही बनता है, ये जो चीज़ है, ठीक है। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस वो आपका कैसे आता है? D1 ± D2 करके।
अगर आप प्लस कर रहे हैं सारी सीक्वेंस के टर्म्स को तो आप D1 + D2 करिए नया कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सारे टर्म्स को, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो माइनस करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। नाउ अब करते हैं क्वेश्चंस। अब हमने ये चीज़ें जो देखी हैं इनका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट्स देखे हमने, ये जो पॉइंट्स देखे हमने, ये जो पॉइंट्स देखे, इन सारे का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें Sn दे रखा है, Sn 2n² + 5n, ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। इसमें n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वैसे पता ही हो गया आपको, लास्ट क्लास में बताई थी कि इसमें जो ये फॉर्मूला है ना, मैं बता देता हूँ चलो। इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, हमें पता है इसमें क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन में Sn दे रखा है आपको और फाइंड करना है A7। आपको क्या निकालना है, A7 निकालना है, और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है D। ये दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मतलब सीक्वेंस के टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे सारे, है ना, तभी आपका A7 या कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो हमें पता है an जो है हमारा क्या होता है, Sn - Sn - 1, ठीक है। बट ये फॉर्मूला हम किसके, किन वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इन सारी वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये फॉर्मूला, है ना। बट फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा a1 जो है, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे, a1 आपका S1 के इक्वल होता है, जो कि फर्स्ट टर्म हमारा S1 के इक्वल आता है। a1 हमारा S1 के इक्वल होता है। तो ये चीज़ बतानी थी जो रह गई थी। आपको लॉजिकली समझ में भी आ रहा होगा ये कैसे लिखा है मैंने। तो अगर Sn में आप n की वैल्यू 1 डाल दें तो S1 आपका क्या हो जाएगा, 2 + 5 विच इज़ 7, और ये किसके इक्वल होगा, A1 के। इसका फॉर्मूले का इसका यूज़ किया मैंने, है ना। तो आपके पास A1 आ गया, है ना। और ऐसे ही आप A2 निकाल सकते हैं, कैसे, S2। अब जैसे कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 के लिए तो हमने ये यूज़ कर लिया, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो S2 - S1, है ना। S2 आपका क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 2² प्लस में 5 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 7 विच इज़ 8 + 10 - 7 11। A2 आपका 11 आ गया, A2 आ गया आपके पास, A1 आ गया आपके पास। तो आप क्लियरली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 - A1, A2 - A1 करेंगे, 11 - 7 विच इज़ 4। आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालना था, D की वैल्यू आ गई 4। नाउ A7 कैसे निकालेंगे, A7 ईजिली निकाल सकते हैं, A1 + 7 - 1D। हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, An का फॉर्मूला। An क्या होता है, A1 + n - 1D, है ना। n की वैल्यू यहाँ पे 7 रख दी। A1 हमें पता ही है, A1 क्या है हमारा, A1 हमने निकाला है ये 7, प्लस में 7 - 1 6 इंटू D की वैल्यू हमने निकाल ली है 4, 7 प्लस में 24 विच इज़ 31। तो A7 आ गया हमारा। तो जो चीज़ें हमें निकालनी थी हमने निकाल ली, कॉमन डिफरेंस और A7। अब ये क्वेश्चन तो इजी था, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, Sn दिया था, Sn से मैंने अपने सीक्वेंस के टर्म निकाल लिए, A1 A2 A3 A4 जितने भी टर्म से निकाल सकते हैं। मैंने A1 A2 क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे को पता है ये सीक्वेंस जो है AP है। कैसे पता है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो पक्का AP है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को सारे टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ A1 और A2 निकाल के उनका डिफरेंस निकाल सकता हूँ, जैसा कि मैंने किया, है ना। बट एक और इसका मेथड भी है करने का इन जनरल। अगर मैं बोलता है, सपोज़ करो इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता सिर्फ A7 निकालो, है ना, तब भी आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता क्या, मतलब D निकाला फिर A7 निकाला, इस D को निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे,
बिना डी निकाले भी कर सकते थे इसको। देखना कैसे। ये जनरल मेथड है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसे किया है। तो आप ए एन का फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, एस एन माइनस वन। इससे आपका ए एन निकलेगा कैसे। ये आपको दे रखा है 2n² प्लस में 5n माइनस में 2n-1 होल स्क्वायर प्लस 5n-1। हाँ, इसको सॉल्व करो ज़रा। 2n² प्लस 5n माइनस 2 टाइम्स ऑफ n² माइनस 2 प्लस 4n प्लस 5n-5। ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, 2n² कैंसिल, बचेगा क्या 4n प्लस 3, है ना। ये आ गया आपके पास। अब अगर इस क्वेश्चन में बोला होता कि कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना, आपको कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना, सिर्फ A7 निकालना है, तो आपके पास an आ गया है। आप कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसमें सीधा 7 की n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 31। ये जनरल मेथड है सॉल्व करने का। आपको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, बट आपको डी दिया हो तो डी, इसमें से अब देखो डी कैसे निकालोगे। अगर इसी मेथड से करें, ये जो मेथड 2 है, इस मेथड से आप करोगे तो आप डी कैसे निकालोगे। डी का सिंपल फॉर्मूला है an+1 माइनस an, ये लगा दो। an+1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे n+1 रख के 4n+1 प्लस 3 माइनस 4n-3। आप जैसे ही करेंगे 4n+4 प्लस 3 माइनस 4n-3, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका 4। तो डी की वैल्यू 4। तो चाहे आप इस मेथड का यूज़ कर लीजिए चाहे इसका, बट अगर आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस ना निकालना हो, सिर्फ A7 निकालना हो या कोई भी वैल्यू A8 निकालना हो सपोज, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों मेथड में। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया। आप करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं ये क्वेश्चन। ये सीक्वेंस है, एपी दे रखी है आपको। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये कंडीशन, ये इक्वालिटी दे रखी है, आपको निकालना है ये इनकी वैल्यू A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16 विच इज़ 114। तो इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ A1 प्लस A16, A4 इसको और इसको लिख देता हूँ, A13 प्लस में A7 A10 इक्वल्स टू 114। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो अब हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम लेंगे तो सेकंड लास्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम इक्वल आएगा। ऐसे ही करते करते सारे टर्म्स का सम इक्वल आएगा। तो अगर आप इसमें देखें तो पैटर्न क्या बनेगा, 1 और 16 का सम, मतलब 1 + 16 क्या है 17। तो जिन जिन टर्म्स का सम 17 आएगा ना, 17 आएगा मतलब सब्सक्रिप्ट में जो है ये 4 और 13, तो उनका वो इंडिविजुअल टर्म्स का सम जो है इक्वल होगा, मतलब ये सम। तो इनका सम सबका इक्वल होगा, मतलब A1 प्लस A16 उस पॉइंट से जो हमने पढ़ा था इक्वल होगा A4 A13 इक्वल होगा A7 प्लस A10 के। ठीक है, ये इक्वल होंगे। तो और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि 1 + 16 ये जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है ना 1 + 16 ये इक्वल है 4 + 13 के।
ये इक्वल है 7 + 10 के, है ना। तो ये सारे इक्वी डिस्टेंट हैं, सारे टर्म्स आपस में, इनके बीच में भी सेम डिफरेंस है, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी। तो यहाँ से ये टर्म है फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे ही ये जो टर्म है सेकंड एंड सेकंड लास्ट, और ये जो टर्म है मिडल टू टर्म्स इसके होंगे ये और ये, ठीक है। तो मिडल टू टर्म्स हो गए ये वाले। तो ऐसे करके हम देखें वो आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस इक्वालिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे A1 + A16, ये एज इट इज़ रखा मैंने, ठीक है। प्लस में इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, ये रख दी। इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ क्योंकि इक्वल है ना। तो ये A1 + A16 हो जाएगा। ऐसे ही ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ क्योंकि ये इक्वल है आपस में। तो A1 + A16 = 114। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A1 + A16 114, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो A1 + A16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 114/3, विच इज़ 3 3 9, 3 3 38 आ गई, ये इक्वेशन 1। सो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है, देखो A1 + A6, A1 + A6, देन A11, देन इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इनका सम क्या होगा। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसमें देखेंगे तो ये इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है, इसका 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 सबका सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सम है A1 + A16, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, वो आइडेंटिटी का यूज़ करके जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी। तो लास्ट के जो टू टर्म्स हैं मिडल टू टर्म्स के सम के इक्वल होंगे, ठीक है। मिडल टू टर्म्स क्या है इसके, A6 + A11, है ना। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं ये रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, A1 + A16 प्लस में A1 + A16, इसकी जगह पे मैंने ये यूज़ कर लिया है, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया है, ये यहाँ पे ये जो है इसका यूज़ कर लिया है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा ये, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ A1 + A16, है ना। ये 2 टाइम्स हो जाएगा A1 + A16 का। और इसकी वैल्यू हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू यहाँ थी, ये इक्वेशन 1 में, है ना। 38 आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 38, तो यहाँ पे हम 38 रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 76। तो ऑप्शन ऑप्शन ये, दिस इज़ करेक्ट, ये जो है 76 है, 76, 176 नहीं 76, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसमें हमें ये दिया हुआ था, तो इसमें हमने किस आइडेंटिटी का यूज़ किया है, इसका, इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया है इसका, कि ये जो सम है इक्वल होते हैं सारे टर्म्स के। तो इसका जब यूज़ करेंगे तो हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। देन इसका ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं इसमें कैसे किया हुआ है, सेम तरीके से किया हुआ है जैसे मैंने किया है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप देख सकते हैं इसको भी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है, उसका एसएन दिया है, एपी है, एसएन है, where a is constant, okay. If d is the common difference of this ap, then the ordered pair, okay. ओके, सो सॉल्यूशन पे आते हैं।
एस एन आपको दिया है 50n प्लस में n(n-7) a डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एस एन है। ठीक है, एस एन दिया, इसका मतलब आप ए एन निकाल सकते हैं, ए एन से आप डी निकाल सकते हैं, और आपको निकालना गया है डी कॉमा A50, मतलब A50 की वैल्यू निकालनी है और डी निकालना है, तो आपको ये पेयर पता चल जाएगा। तो डी आपका मेन एम है, डी और A50 निकालना है। A50 के लिए आपको ए एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए एन निकालेंगे, एन की वैल्यू 50 रख के आपको, जैसे ही एन की वैल्यू इसमें 50 रखेंगे आपका A50 मिल जाएगा, है ना। तो आपका समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो भाई। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, Sn-Sn-1, राइट। सो Sn आपका है 50n प्लस में n n(n-7) a डिवाइडेड बाय 2 माइनस Sn-1 50n-1 प्लस n-1 n-1 7 a डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और आपका ए एन निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं, 50n प्लस में n(n-7) a डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50। अच्छा, ये माइनस है, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, ये पूरा टर्म Sn-1 ब्रैकेट में आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50n-50 प्लस, अब इसको देखते हैं ज़रा, n-1 n-8 a डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50n प्लस में n² माइनस 7n a बाय 2, है ना, माइनस 50n माइनस 50 प्लस n² माइनस 9n प्लस 8 a डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो n², इसको ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50n, अब ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, प्लस 50 माइनस n² माइनस 9n प्लस 8 a बाय 2, राइट। नाउ 50n आएगा इधर, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इसमें से a बाय 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये क्या बन जाएगा, a बाय 2 n² माइनस 7n प्लस माइनस n² प्लस 9n माइनस 8, राइट, प्लस 50। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरे को, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, a बाय 2 n² से n² कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 8 प्लस 2n माइनस 8 प्लस 50, ये हो जाएगा a n माइनस 4a प्लस 50 विच इज़, है ना। अब ये आ गया आपके पास। अब आपको नहीं लगता ये कुछ इस फॉर्म का, ये आपका ए एन निकला है पूरा ये। अच्छा, रिकॉल करो, जब आपका ए एन इस फॉर्म का आता था, इस a टाइम्स n प्लस बी, तो इसमें जो डिफरेंस होता था, वो कॉमन डिफरेंस, वो a आता था, n का कोफिशिएंट। तो ये लीनियर फॉर्म का इसी फॉर्म का आ रहा है कुछ कुछ, तो आपका इसमें जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, n का कोफिशिएंट क्या है, a, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, a आ गया आपका, है ना। अब इसमें जैसे ही आप 50 डालेंगे, n की वैल्यू जैसे ही 50 डालेंगे तो आपका A50 आ जाएगा। A50 कैसे आएगा, n की वैल्यू 50 डालेंगे, 50a माइनस 4a प्लस 50, है ना, तो ये हो जाएगा 46a प्लस 50, 46a प्लस 50,
A50 ये आ गया। आपको पूछा था D और A50 का पेयर बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, A, 46 से +50, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो ऑप्शंस में कहाँ है, 50 + 46 से ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपको इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया। हम डी वैसे भी निकाल सकते थे जो हमारा जनरल मेथड है, बट उसमें टाइम जाता है ना। आप an+1 -an करके आप डी निकालते, उसमें टाइम जाता। तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करके अपना टाइम बचाया और डी की वैल्यू डायरेक्ट बता दी, ए आएगी हमारी डी की वैल्यू, है ना। तो ये हो गया, इस तरीके से किया हमने ये क्वेश्चन। ना हो आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं इसको, खुद से भी ट्राई करके देखना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये इसका सॉल्यूशन है, जैसा हमने किया है वैसे ही है, देख सकते हैं आप ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ज़रा, क्वेश्चन है क्या भाई। ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या है, लॉग 3 2, एक सेकेंड, सो log 3 2 log 3 2x - 5 log 3 2x - 7/2। अब ये सारे एपी फॉर्म कर रहे हैं, ये तीन टर्म्स है हमारे, 1 2 3, है ना, तीन टर्म्स है एपी। तो अगर जब तीन टर्म्स दिए हो, कंजिक्यूटिव टर्म्स है, ये कंजिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब ए बी सी अगर एपी में है, तो हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, 2b = a+c, है ना। ये हमने पढ़ी थी ना आइडेंटिटी कुछ देर पहले अभी। तो 2b = a+c, तो एग्जैक्ट हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें निकालना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालनी है भाई। अगर ये तीन टर्म्स AP में हैं तो x की वैल्यू निकालो, ठीक है, निकालते हैं। देखो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, इसमें पता चल गया ना आइडिया क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम ये मेनली ये यूज़ करेंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ इस आइडेंटिटी से हो जाएगा, देखना कैसे। तो इसमें b क्या है हमारा, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, तो 2 टाइम्स ऑफ b मतलब मिडिल टर्म, log ऑफ 3 2 ये a+c क्या हो गया, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, है ना। तो log ऑफ 3 2 प्लस log 3 2x - 7/2, ओके। इसमें आप log की प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो आप इसमें बोल सकते हैं log 3 होगा 2 टाइम्स ऑफ 2x - 7/2। इसमें log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने, ये वाली, log ऑफ ax टाइम्स by होता है log ऑफ ax प्लस log ऑफ ay, ये वाली प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है। और इसमें जो है ये क्या हो जाएगा भाई, इस साइड ये बताओ, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ, ये पावर बन जाएगा इधर। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता हो तो ये स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है यहाँ पे बता देता हूँ, लॉग ऑफ ए बी, यहाँ पे के आता है, तो ये क्या हो जाता है, लॉग ऑफ ए बी की पावर के, ये पावर आ जाता है, जो भी मल्टीपल होता है ना, ये अंदर आने के बाद ये पावर बन जाता है इसका बी का। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया इसमें, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया इधर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, राइट हैंड साइड में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, देन ये क्या बन जाएगा। अब देखो इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, हम लॉग से लॉग कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा हमें पता है, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। देन 2x - 5 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x - 7/2, है ना। अब इसको ज़रा देखो, अभी भी ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, बट कैसे, इसको देखना ज़रा। इसको हम लिख सकते हैं 2x²
माइनस 10 2x है ना प्लस 25 इक्वल्स टू, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x -7, यह -7 ही है ना। ठीक है, अभी तक ये आ गया। अब भाई यहाँ से आगे कैसे सॉल्व होगा? डायरेक्टली तो x की वैल्यू नहीं निकलने वाली यहाँ पे, क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं बन रही है ऐसी कि हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमें सब में देखो 2 की पावर x 2 की पावर x दिख रहा है ये, तो इसको हम क्या करते हैं, t पुट कर लेते हैं या कुछ भी पुट कर लेते हैं। सपोज करो मैं y पुट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। तो इससे क्या होगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसकी जगह पे ये रखेंगे तो ये बन जाएगा 10y प्लस 25 2 टाइम्स ऑफ y -7, राइट। अब इसको इधर ले आओ सबको, वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर -12y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे, वाई स्क्वायर -8y -4y प्लस 32 इक्वल्स टू 0, y कॉमन ले लो, y -8 -4 कॉमन ले लो, y -8 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इधर से y की वैल्यू या तो आएगी 8, और या तो y की वैल्यू ये आएगी, इन दोनों में से एक वैल्यू कोई है ना। बोलोगे स्टेप खा गया, तो ये लो, ये स्टेप भी लिख देता हूँ, y -8, तो y की वैल्यू या तो आएगी 4 और y की वैल्यू या तो आएगी 8, है ना। अब y एक्चुअली में था क्या अपना, 2 की पावर x, इसका मतलब 2 की पावर x या तो 4 है, 2 की पावर x या तो 8 है। इन दोनों में से एक वैल्यू गलत है, एक वैल्यू सही है ना। यहाँ से भी आप अगर और सॉल्व करें तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 क्यूब, x की वैल्यू या तो 2 है और x की वैल्यू या तो 3 है। अब देखो, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास दो वैल्यू आई है यहाँ पर, एक तो 2 एक तो 3, तो इनमें से एक गलत है एक सही है। वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके, कि अगर इसमें मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू 2 रखूँ यहाँ पे x में, तो ये क्या बन जाएगा, मिडल टर्म में ही इसमें अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, log 3 2 की पावर 2 -5, log 3 4 -5, log 3 -1। और हमें पता है log जब हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। 4 -5 ये जो है वैल्यू, मतलब जो मिडल टर्म है 2 3 2 की पावर x -5, इसमें हमें पता है 2 की पावर x -5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 -5, x इक्वल्स टू 2 रखने पे 4 -5 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू इसका मतलब 3 होगी, आप चेक भी कर सकते हैं, log 3 2 की पावर 3 -5 2 की पावर 3 2 की पावर 3 -5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विच इज़ ट्रू, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8 -5 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ये सही है, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी। आप थर्ड टर्म में भी इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं इसमें रख के, क्योंकि आपकी ये सारी टर्म चेक करनी पड़ेगी। ये तो चलो कांस्टेंट ही है, इसमें आ रहा है x, इसमें आ रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं वैसे, ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 2 की पावर 3 -7/2, इसको जब सॉल्व करेंगे आप 8 -7/2, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी था बट मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। तो सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से
ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू बी। सिर्फ इस प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व कर दिया है पूरा क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करी है, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस चैप्टर में सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस चैप्टर की इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो इसलिए वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई हैं, सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं ताकि आप याद रखें और ऐसा कोई भी जेईई मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने की। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और कोई भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।